नए कवियों की काव्य यात्रा अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसने कविता का एक नया मुहावरा गढ़ा है। इसकी यात्रा तार सप्तक के प्रकाशन से आरंभ होती है। तार सप्तक के कवियों में गिरिजा कुमार माथुर का अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐसा स्थान है जिसे हम कालजयी मान सकते हैं। गिरिजा कुमार माथुर एक गतिशील कवि हैं और उन्होंने प्रयोगशीलता से लेकर अस्वीकृति के उन्मेष तक जितने भी काव्य आंदोलन हुए हैं उन सब में भाग लिया है और उनकी कविताएं सब में प्रासंगिक रही हैं। सारी समकालीनता के साथ नवगीत और नई कविता को जोड़ते हुए गिरिजा कुमार माथुर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नई कविता में वे अकेले ऐसे कवि हैं जो नई कविता के साथ नवगीत को भी स्वीकार करते हैं और नवगीत की एक व्यापक परिभाषा देते हैं। वे मानते हैं कि मन के आंतरिक केंद्र पर घूमती दैहिक स्तर पर अनुभव भोग की व्यापार वृत्ति के संसर्ग से नई कविता का जन्म हुआ है और नई कविता ने आज की समकालीनता को मनोसामाजिक धरातल पर सामने रखा है। गिरिजा कुमार माथुर नई कविता की ऐतिहासिक विकास यात्रा का भी अंकन करते हैं और उनका कथन है कि 1939 से ही तार सप्तक के 4 वर्ष के प्रकाशन के समय से पहले ही नई कविता का आरंभ हो गया था। उनका पहला काव्य संकलन मंजीर 1936 में प्रकाशित हुआ और उन्होंने एक ऐसी कविता लिखी जो छायावाद से इस काव्य को अलग करती थी। यहाँ तक कि निराला ने भी कहा था कि समुद्र में जैसे बड़े बड़े ब्रेकर्स उठते हैं वैसे ही मुक्त छंद की कविता गिरिजा कुमार माथुर लिखते हैं। गिरिजा कुमार माथुर की कविता का एक उदाहरण मंजीर से मैं यहाँ दे रहा हूँ। अब तो तुम्हारी सुधि मुझको हुई है हिमालय की लकीर सी। अब तो तुम्हारी सुधि मुझको हुई है हिमालय की लकीर सी। उस दिन की बात जब उछले थे धीमे ही चलने से रेती में चंचल चुपचाप चरण, मिट ही चुके हैं वे बिखरे निशान। गिरिजा कुमार माथुर कवि के रूप में ही नहीं एक व्यक्ति के रूप में भी महत्वपूर्ण रहे हैं। 1939 में जब पहले विश्व युद्ध का आरंभ हुआ तब एक बहुत बड़ा मोड़ था। उनकी सारी कविताएं 1939 और 45 के बीच जो लिखी गईं वे नाश और निर्माण नामक काव्य संकलन में संकलित हुई हैं। इन कविताओं में गिरिजा कुमार माथुर इतिहास में यथार्थ और सौंदर्य की जमीन को तलाशते हैं। इसके बाद उनके अनेक काव्य संकलन प्रकाशित हुए और 50 वर्ष की लंबी काव्य यात्रा में इनका अपना एक मूल्यवान स्थान है। इन संकलनों में धूप के धान, शिलापंख चमकीले और साक्षी रहे वर्तमान महत्वपूर्ण रहे। 1990 के संकलन में मैं वक्त के हूँ सामने में छोटी और लंबी दोनों तरह की कविताओं का प्रकाशन हुआ। उनकी बहुत सारी कविताओं में एशिया का जागरण, न्यूयॉर्क में फाल, नया कवि, 20वां अंधकार, इतिहास के जर्राहों से, शब्द जो रोशनी है, शब्द का जन्म, किसी भी बच्चे के लिए, रोशनी रुकेगी नहीं और एक खुला आसमान जैसी कविताएं सामने आई हैं। जो बंध नहीं सका और साक्षी रहे वर्तमान में इतिहास और यथार्थ का रूप सामने आया है। कवि ने समकालीन विचारधाराओं के सामने मानव संवेदनाओं का एक नया साक्षात्कार किया है, किंतु वे सात्र से अधिक नहीं बल्कि मार्क्स और फ्राइड से अधिक प्रभावित हुए हैं और उनकी कविताओं में वर्ग संघर्ष और आंतरिक चेतना की व्यापक अभिव्यक्ति मिलती है। मैं वक्त के हूँ सामने के बाद कल्पांतर और पृथ्वी कल्प जैसी उनकी कविताएं सामने आई हैं और कविता लेखन के बीच उनकी जीवन यात्रा भी चलती रही है। यहाँ तक कि वे संयुक्त राष्ट्र में 1950 में वहाँ हिंदी प्रसारण के लिए विशेष रूप से उनकी सेवाएं ली गईं। उनकी काव्य यात्रा इतनी लंबी चली है, एक जगह उन्होंने यह लिखा है, कहीं बहुत ही दूर उन्नीदी झांझ बज रही है पूजन की, कौन थकान हरे जीवन की। इस तरह से संगीत और जीवन का साथ उनकी कविताओं में मिल जाता है। गिरिजा कुमार माथुर को विदेशी कविताओं से तुलना करते समय एकोलिप्सिक का कवि माना जाता है डायलन थॉमस की तरह, क्योंकि गिरिजा कुमार माथुर की कविताओं में रोमानीपन अधिक है। यह रोमानीपन छायावाद से अलग है। छायावाद की भावुकता उसमें नहीं है, लेकिन मानवीय चेतना और प्रेम की संवेदना उनकी कविताओं में मिल जाती है।
इनके गीतों में जो गहरी संवेदना है वो धूप के धान की कविताओं में मिलती है। एक कविता शाम की धूप है, जिसमें से एक कवितांश मैं पढ़ रहा हूँ। यह हवा धूप मिली, यह हवा धूप मिली, लहर सी आकर लिपट जाती है, कभी छत पर बैठी ललनाओं के सौंधे तन गंध भरे आंचल को गोरे कंधे से उड़ा देती है। इसी तरह एक जगह उन्होंने लिखा है, देखिए कितना अनुभूतिपूर्ण एक दृश्य है, बिंब हमारे सामने आ जाता है। शाम का झुटपुटा सा होता है, शाम का झुटपुटा सा होता है, दूर पे 6 की गजर डूब रही। इसी तरह उन्होंने लिखा है, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। इस तरह कविता समय में होकर भी समयातीत हो जाती है। वो कालजयी आलोक यात्रा को समर्पित अनाम लहर का गीत भी गाते हैं और इसकी पंक्तियां हैं, शब्द की राह से रोशनी के लिए, शब्द की राह से रोशनी के लिए चल रहा वक्त से युद्ध जारी रहे। वक्त से युद्ध जारी रहता है। वास्तव में जीवन में हर समय एक युद्ध चलता है और यह युद्ध समय का युद्ध होता है। इस युद्ध को निरंतर जारी रहना है, यही मनुष्य की जीवन यात्रा है और यही कवि की रचना यात्रा भी होती है। गिरिजा कुमार माथुर ने नई कविता की यात्रा में अनेक गीत भी लिखे हैं। दूसरे कवियों ने उतने गीत नहीं लिखे, वो नई कविता को गीत से अलग करते हैं, लेकिन गिरिजा कुमार माथुर ऐसा कुछ नहीं करते। वो गीत लिखते हैं और उस गीत में एक जो प्रतीक बिंब आता है, उस प्रतीक बिंब का चित्र देखिए। आज शरद की पूर्णमासी, आज शरद की पूर्णमासी, नभ के नीले नयनों में, नभ के नीले नयनों में रंगीन स्वप्न बन चांद गिनेगा। आज रात शर्मीली निशि को नव सुहाग का प्यार मिलेगा। मीठे सपने से लेकर घर लौट रहे हैं थके प्रवासी। इस तरह की एक कविता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने नवगीत में प्रयोग भी किए हैं। रेडियम की छाया कविता देखिए, कैसी रेडियम की घड़ी और उसकी सुई को लेकर एक बिंब खींचा गया है। सोनी आधी रात, चांद कटोरे की सिकुड़ी कोरों से, मंद चांदनी पीता लंबा कोहरा, सिमट लिपट कर एक रेडियम घड़ी सुप्त कोने में चलती, सूनी सी उस रात, सूनी सी उस आधी रात। अनेक प्रकार की संवेदनाएं उनमें आती हैं। स्त्रियां चूड़ी पहनती हैं और चूड़ी को लेकर किस तरह से उन्होंने एक कविता लिखी है, चूड़ी का टुकड़ा उनकी एक कविता है और उसमें देखिए किस तरह से एक नायिका का चित्र खींचा गया है। आज अचानक सूनी सी संध्या में, जब मैं यूं ही मैले कपड़े देख रहा था, किसी काम में जी बहलाने एक सिल्क के कुर्ते की सिलवट में लिपटा गिरा रेशमी चूड़ी का छोटा सा टुकड़ा। उनके वस्त्र में एक छोटा सा चूड़ी का टुकड़ा आ गया है और उसी से एक स्मृति का बिंब सामने आ गया है। उन गोरी कलाइयों में जो तुम पहने थी, रंग भरी उस मिलन रात में, रह गया सोचता पिछली बातें, दूज कोर से उस टुकड़े पर तिरने लगी तुम्हारी सब लज्जित तस्वीरें। किस तरह चेहरा नायिका के सामने आता है। सेज सुनहली कसे हुए बंधन में चूड़ी का झर जाना, निकल गई सपने जैसी वे मीठी रातें, याद दिलाने रहा यही छोटा सा टुकड़ा। मिलन की रातें निकल गई हैं, लेकिन जो चूड़ी का टुकड़ा उनके एक वस्त्र में रह गया है, उसने पूरी यादों को ताज़ा कर दिया है। इसमें स्मृति की गहरी संवेदना है। पूस की ठिठुरन भरी रात में उसे अपने प्रिया की याद आती है। इस तरह कई संवेदनात्मक गीत उन्होंने लिखे हैं। कहीं आंसुओं से डूबी आंखें हैं, कहीं बिछुड़ने की यादें हैं, कहीं दूर सुनसान में एक स्वर उभरता है और कभी यादों में उलझ जाता है। उसके पास बहुत सपने नहीं हैं, एक छोटी सी दुनिया है जिसमें वो खुश है। बहुत सारे स्वर उसके पास आ रहे हैं, दीवार के सारे चित्र हैं जिनसे वह दूर होता जा रहा है और वायु की सांसों भरी एकांत खिड़की उसके सामने है। जिंदगी का अधूरा गीत लगती है। गिरिजा कुमार माथुर की कविताओं में प्यार ही नहीं, इतिहास की संवेदना भी बहुत गहरी है। इसी कारण उनकी एक कविता है एशिया का जागरण, बहुत प्रसिद्ध हुई थी, जहां साम्राज्यवादी भयावहता का चित्र खींचते हुए इतिहास के सूरज
ने युग की करवट बदली है, इस बात को उन्होंने अंकित किया था। गिरिजा कुमार माथुर को प्रकृति से बहुत प्यार है। शाम की धूप कविता में हवा धूप से मिलकर लहर सी उनसे आकर लिपट जाती है। 15 अगस्त कविता में वो कहते हैं, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान लिखना। स्वतंत्रता में भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज राष्ट्र पर एक बहुत बड़ा दायित्व भी है। वे प्रतीक और बिंबों में शब्द रचते हैं। सायंकाल का एक चित्र इसी तरह का है, सूरज डूब गया, धरती का सायंकाल हुआ, काल पुरुष मिट गया, धरा का सूना बहर हुआ। उनकी एक अत्यंत प्रसिद्ध कविता है जो आज के समय में पूरी तरह सही बैठती है, समकालीन समय में, और ये कविता चंद्रिमा को लेकर लिखी गई है। चंद्रिमा में चंद्र का एक ऐसा प्रतीक बिंब दिया गया है जो एक अपने आप में एक नवीन है। चांद सदियों तक कविता में सौंदर्य का प्रतीक रहा है। उनकी छोटी सी कविता में देखिए, यह झकाझक रात चांदनी उजली की सुई में पिरो लो ताग, चांदनी को दिन समझकर बोलते हैं काग, हो रही ताजी सफ़ेदी नए चूने से पुत रहे घर द्वार, चांद पूरा साफ आर्ट पेपर ज्यों कटा हो गोल। आधा चंद्रमा कैसा दिखता है, जैसे कोई पेपर जो है गोल काट दिया गया हो। चिकनी चमक का दलदार, यह नहीं चेहरा तुम्हारा गोल पूनम सा। चांद तुम्हारी क्या बराबरी करेगा, तुम्हारा चेहरा पूनम की तरह गोल है, और ये जो कटा हुआ चांद है इससे तुम्हारी तुलना नहीं हो सकती। यह नहीं चेहरा तुम्हारा गोल पूनम सा, मांसल चिकने तन का, क्योंकि यह तो सामने ही दिख रहा है, रुक रहा है, यह नहीं अब तक हुआ बरसों पुरानी बात भूली याद। किस तरह प्रेम, याद, स्मृति और सौंदर्य के चेहरे कवि रच देता है। नया कवि इसी प्रकार का है। गिरिजा कुमार माथुर की कविता भारत तक सीमित नहीं रही, एशिया और अफ्रीका तक के देशों में गई है। हफ्स देश कविता अफ्रीका पर लिखी है उन्होंने, जिसमें वहाँ दुख की छाया घिरी है, जिसे अनेक प्रतीकात्मक माध्यमों से कवि व्यक्त करता है। वो कहता है कि नया जागरण आ रहा है, इतिहास की मशाल जल रही है, तारकोल से गाढ़े आदिम अंधकारमय करोड़ों वर्ष बीत गए हैं, अफ्रीका सदा खड़ा रहा है सबके बीच। कवि ने कहा है कि महायातना की चट्टानों से जकड़े हुए प्रमिथस की तरह वो खड़ा है, लेकिन अब नई ऊषा आ रही है, नए सूर्य की प्रतीक्षा हो रही है। आज हमारे देश में व्यापक लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र की दुनिया है। लोकतंत्र की दुनिया में आदमी किस तरह बौना हो गया है और नेता किस तरह बड़ा हो गया है, इसे लेकर गिरिजा कुमार माथुर ने बहुत पहले बौनों की दुनिया एक कविता लिखी है, बड़ी सार्थक है। वो कविता इस प्रकार है, पूरी की पूरी कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि वो अत्यंत प्रासंगिक है। हम सब बौने हैं, उनकी नज़र में जो असली बौने हैं, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, वास्तव में बौने तो वो हैं, क्योंकि हम जन हैं, साधारण हैं, हम नहीं हैं विशिष्ट, क्योंकि हर जमाना हमें चाहता है बौने रहें, वरना मिलेंगे कहाँ वक्ता को श्रोता, नेता को पिछलगुए, बुद्धिजनों को पाठक, आंदोलनों को भीड़, धर्मों को भक्त, संप्रदायों को मतिमंद, राज्यों को क्लर्क, कारखानों को मजदूर, तोपों को भोजन, पार्टी बासों को यसमैन, राजाओं को गुलाम, डिक्टेटरों को अंधे, डेमोक्रेसी को मीडिया कर, मतवादों को बुद्धू, संघवादों को सांचे ढले आदमी। हम सब इन्हीं के लिए युग युग से जीते हैं, नींव में खड़े हैं हम, इतिहास वसन सीते हैं, इतिहास उनका है, हम सब तो स्याही हैं, विजय सभी उनकी, हम घायल सिपाही हैं, हमको हमेशा ही घायल भी रहना, सिपाही भी रहना है, दैत्यों के काम निभा बौने ही रहना है। किस तरह से ये जो वर्ग है, महान वर्ग है, जो अपने आप को महान समझता है, वो किस तरह जनता का प्रयोग करता है, जनता का इस्तेमाल होता है और जनता बौनी की बौनी रह जाती है। जनता की ऊर्जा की शक्ति पर जो सत्ता तंत्र चलता है वो जनता की कितनी परवाह नहीं करता और जनता बौनी बनी रहती है। कितना गहरा व्यंग इस कविता में कवि ने दिया है। सदियों से यही होता आया है और सदियों तक यही होता चला जाएगा, यही इसकी मूल भावना है। गिरिजा कुमार माथुर ने एक और कविता लिखी है, इतिहास का सिंहासन। ये भी छोटी सी कविता है और ऐसा लगता है कि
हमारा लोकतंत्र किस तरह चल रहा है, ये उसका एक दृश्य हमारे सामने आ जाता है। एक बड़ा बूढ़ा सा हॉल, एक ऊंचा चबूतरा, सिर्फ एक सिंहासन नुमा कुर्सी और एक सुनहरी पोशाक, बैठे हैं उपराम दर्शक। एक व्यक्ति आता है, पोशाक पहन बैठ जाता है, बड़ा आदमी, यंत्रवत दर्शक ताली बजाते हैं, नेता और जनता। दूसरा बड़ी कसमसाहट के बाद सबसे हाथ उठवाकर पहले को गद्दी से नीचे बिठा देता है, सहमत दर्शक शोर मचाते हैं। तीसरा जबरन ही घुसकर दोनों को खिड़की से बाहर फेंक देता है, भयभीत दर्शक जोश दिखाते हैं। देखिए आतंकवाद किस तरह आ गया। चौथा चुपचाप पीछे से आकर सिंहासन ही उठा ले जाता है, हाल पर बाहर से ताला जड़ देता है, बंद हुए दर्शक नारे लगाते हैं। किस तरह लोकतंत्र को अधिनायकवाद में बदल दिया गया है। कवि मानता है युद्ध की चुनौतियाँ आज हमारे सामने हैं, हम हताश हैं, विवश हैं, कई तरह की फंतासियाँ कवि रचता है, कई तरह के सपने देखता है, प्यार की व्यंजनाएं करता है। इस तरह कवि ने फंतासी के माध्यम से मानवीय संवेदना को व्यक्त किया है, आज की राजनीति को व्यक्त किया है, आज के लोकतंत्र को व्यक्त किया है। वो केवल व्यक्तिगत रूमानीपन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि उसकी सामाजिक चेतना बहुत व्यापक रही है। और यही कारण है कि गिरिजा कुमार माथुर को हम एक कालजयी कवि के रूप में सामने रखते हैं। आज हम देखते हैं कि आज कहाँ पर आसमानी कोहरे छाए हुए हैं, झाड़ियों से ढकी चीड़ की वन कन्याएं घुमावदार रास्तों के पार एक ही स्थान पर एक सी बातों की ऊब में खड़ी हुई हैं। उसने भी यहाँ घर खूब साफ करवाया है, सारी चीज़ें वैसी ही सजा दी हैं जैसी वह चाहती थी। उसके बिना सारा दिन छुट्टी की तरह लगता है और वह कई बार चाय पीता है। सारा दृश्य सामने आ जाता है, किस तरह वह अपना समय निकालता है, बहुत सा वक्त बर्बाद करता है। उसकी पत्नी बाहर है, वो कितना उबा हुआ है, नौकर से बात करता है, कागज़ पर कलम घिसता है और कहता है, अचानक पास रखी छोटी मेज के टेबल क्लॉथ में तुम्हारी कुर्सी हुई, सुई लगी देखी, सुई वैसी ही लगी है जब से तुम गई हो। जब से तुम गई हो मैंने कुछ भी नहीं किया है, सुई भी वहीं की वहीं लगी हुई है। कैसी अन्य मनस्कता की कविता है। कवि की कविताएं सामान्य व्यक्ति की कविताएं हैं। सड़क से देश का दर्शन करता है, अंधे नंगे आदमी को देखता है, कभी आने वाले अंध लीबों को देखता है, कभी चेहरे की परछाइयों को देखता है। गिरिजा कुमार कविताओं में प्यार की मुस्कान हर जगह मिलती। देखिए, तुम्हारे आते ही मेरे कमरे का रंग गोरा हो जाता है। तुम्हारे आते ही मेरे कमरे का रंग गोरा हो जाता है, हर आईने का चेहरा प्यारा हो जाता है, हर चीज़ पर पड़ता अक्स तेज हो जाता है, हर मामूली शब्द मुस्कुराहट बन जाता है। तुम आती हो तो कितना अच्छा लगता है और तुम नहीं रहती हो तो कितना उदास लगता है। गिरिजा कुमार माथुर इतिहास और विचार के बीच कई कोलाज बनाते हैं। देखिए, एक उदाहरण है, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी आँखों में जो घूमती तरलता है, उसमें डूबकर हर चीज़ मिठास में बदल जाती है। तुम पहले मिल जाती तो ज़िंदगी और ज़्यादा जीने लायक हो जाती, लेकिन इस बात को भी अब थोड़ी देर हो गई है। वह प्रेम को और आगे ले जाता है, इतना दूर मत रहो गंध कहीं खो जाए, आने दो आँख रोशनी न बंद हो जाए। शब्द कहाँ से आते हैं, इसमें ही कविता जन्म लेती है। 20वां अंधकार कविता कवि ने इस रूप में लिखी है जो 21वीं शताब्दी के भविष्य को हमारे सामने रखती है। जहाँ इतिहास है, भविष्य है, शब्द हैं, वहाँ सबसे अधिक प्यार है। चांदनी रात है, पर ज़िंदगी में यह रात किस तरह आई, अंतरिक्ष से वह पृथ्वी के दर्शन भी करता है। पृथ्वी कल्प की सारी कविताएं इसी प्रकार की कविताएं हैं। कल्पांतर गिरिजा कुमार माथुर का विज्ञान काव्य है। वह पृथ्वी के गीत गाता है, वह सदियों में झांकता है, अनेक गाथाओं से जुड़ता है, समय के चक्र पर चलता है, किस तरह युद्ध होते हैं और किस तरह इतिहास को बदलना पड़ता है। उसने डिक्टाफोन कविता में यंत्र मानव का चित्र खींचा है। इंफ्रारेड कैमरा आंखें ऑन, चित्रांकन का टैप रिकॉर्डिंग ऑन, केंद्र भवन के लुप्त रेडियो पर 1 2 3 4 क्लोज। सावधान, आज गुप्त सभा बैठी है, स्वर्ण दैत्य की सुने सभी, संचार मशीनें दुनिया भर की गुप्त सूचना देने वाली सुने। किस तरह संचार मशीनें आ रही हैं, संचरण हो रहा है। गिरिजा कुमार माथुर को हम भविष्य का कवि कह सकते हैं।
वे वर्तमान के भी कवि हैं। 20वीं शताब्दी का सारा चमत्कार उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है। उनकी कविता अंतर की आंखों से, अदृश्यों से बंधा हुआ, दृश्यों के पार जाने वाला एक ऐसा अनुभूति चित्र है जिसे हम सामने देखते हैं। स्त्री कविता में नीले आकाश में खाली बाहों में सिमट जाती है। स्त्री एक पूरी दुनिया बन जाती है। कभी वह बहती हुई नदी बन जाती है, कभी इस तरह की हो जाती है कि वक्त वहाँ थम जाता है। आज कभी सोचता है कि हमारी सभ्यता कहाँ गई, हमारी संस्कृति का क्या हुआ, हम किस देश में हैं जहाँ इतिहास के षड्यंत्र और रक्त के बिगुल बज रहे हैं। कोई नहीं जानता इस देश का क्या होगा। धरती अणु अस्त्रों से कभी नहीं जल सकती। कवि को उम्मीद है कि विजय पृथ्वी की ही होगी। रैन भर जले दिया बाती, जले दिया बाती, आधी रात झुकी अंधियारी, सोवें महल अटारी, बड़े चैन से झपक उठे लो सपनों से भारी, जले दिया बाती। ठंडी पवन बहे हल्के से थकती अलसाती, तारों की सांवर आँखों में नींद समा जाती, जले दिया बाती। गिरिजा कुमार माथुर की प्रयोगशील कविता समकालीनता तक गई है। वे सारे काव्य आंदोलनों से जुड़े हैं। तार सप्तक के 3 प्रमुख कवियों में अज्ञे और मुक्तिबोध के साथ उनका नाम है। इसे हम नई कविता की बृहत्त्रयी कहते हैं। 1978 में उन्होंने जो गीत लिखा है वो तो इतना लोकप्रिय राष्ट्रगान बन चुका है जिसे मैं आपके सामने पूरा पढ़ रहा हूँ। और स्कूल कॉलेजों के बच्चे, सारे युवा, सारे कैडेट्स इस गीत को गाते हैं। और ये गीत आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ मैं, गिरिजा कुमार माथुर का लिखा हुआ है। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, होंगे कामयाब। मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, कि आज के दिन, आज के दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस तरह गिरिजा कुमार माथुर की कविता गीतमय है, पर यह गीत नई कविता का गीत है। कविता का नया तेवर इसमें है। इसमें गेयता है, लय है, नाटकीयता है और इसी कारण आधुनिकता और समकालीनता से जुड़े हुए वे रोमानी अभिव्यक्तियों के साथ भी व्यापक रूप से सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे हैं। गिरिजा कुमार माथुर की जो कविताएं हैं वो बृहद रूप से आधुनिक और समकालीन मनुष्य की कविताएं हैं। वे भारत में रची गई हैं, लेकिन उनकी प्रासंगिकता एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका सभी देशों में मानी जा सकती है। उन्होंने कविता को विज्ञान से जोड़ा है। कल्पांतर और पृथ्वीकल्प उनकी इसी तरह की रचनाएं हैं। इससे स्पष्ट है कि आज से कई सालों पहले जो कवि ने लिखा था अब वह सार्थक हो रहा है और हम जिस 21वीं शताब्दी में आए हैं उसमें भी गिरिजा कुमार माथुर की कविताएं अत्यंत प्रासंगिक रहेंगी, क्योंकि वे वर्तमान के साथ ही भविष्य के भी कवि हैं।